हेलो दोस्तों, कैसे हो स्टूडेंट्स। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से हिंदी का 5वीं क्लास का सेकंड चैप्टर जो है, दूसरा पार्ट है, दूसरा अध्याय है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उस अध्याय का नाम है फसलों का त्योहार या फसलों के त्योहार। दोस्तों, हमारा देश इतना विभिन्नताओं से भरा पड़ा है कि हर जगह पे विभिन्नता है। देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको जो है विभिन्नता मिल ही जाएगी हमारे देश में। तो हर जगह पे जो है अलग अलग फसलें होती हैं, और हर जगह पे जो है उन्हीं फसलों के आधार पे जो है त्योहार भी मनाए जाते हैं। जैसे कि पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में जब उनकी गेहूं की फसल कटती है तो बैसाख मनाया जाता है। उसी तरह से पोंगल भी एक त्यौहार होता है जो कि भारत के दक्षिणी भारत में मनाया जाता है। उसी तरह से बहुत सारे और ऐसे त्यौहार हैं जो कि फसलों की कटाई से जुड़े हुए हैं। जब किसान अपनी फसलों को काट करके घर लेके आते हैं तो उसकी खुशी में वो एक तरह से त्योहार जो है उसको मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हीं त्योहारों के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में जो हम जिस स्टेट के बारे में, जिस राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बिहार राज्य। बिहार राज्य हमारे भारत में पूर्वी राज्यों में से एक राज्य है। ठीक है, वैसे तो भारत में बहुत सारे पूर्वी राज्य हैं, लेकिन बिहार उनमें से एक है। तो जो त्यौहार के बारे में बात करने वाले हैं वो त्यौहार बिहार में ज़्यादातर मनाया जाता है, और ये त्यौहार भी फसलों से ही रिलेटेड है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या त्यौहार है, कैसा है, कौन कौन से पात्र हैं इस चैप्टर में। तो चलिए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर दूसरा है, इसका नाम है फसलों के त्योहार। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो कुछ बिहारियों की कन्वर्सेशन के थ्रू होती है। मतलब कुछ बिहारी हैं लोग जो कि आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी बातचीत से शुरू होती है इस चैप्टर की शुरुआत। तो चलिए देखते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपस में, हम पढ़ते हैं, फिर मैं साथ साथ में आपको समझाता भी चला जाऊंगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि उसमें कुछ बिहारी शब्द भी यूज़ किए गए हैं जिनको थोड़ा सा समझना दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। अब सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर, बोरसी क्या होता है? बोरसी बिहार का एक ऐसा वर्ड है जो कि तब यूज़ किया जाता है जैसे कि अंगीठी होती है हमारे यहाँ पे उत्तरी भारत में अंगीठी बोलते हैं, जिसमें हम कुछ खाना वाना भी बना सकते हैं, चाहे तो हाथ भी ताप सकते हैं। तो वही वहाँ पे उसको बोरसी बोलते हैं। बोरसी मतलब अंगीठी, जिस पे हम अपना हाथ ताप सकते हैं, या अगर चाहो तो कुछ छोटी मोटी चीज़ पका भी सकते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो खिचड़ी खिचड़ी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? खिचड़ी एक तरह से बिहार में मनाया जाता है। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको अच्छे से मालूम होगा कि ये खिचड़ी कौन सा त्यौहार है। तो लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको क्या है। तो जो बिहारी वहाँ के आपस में बातचीत कर रहे हैं वो खिचड़ी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सारा दिन तो हमारा हाथ तापते हुए बोरसे के सामने गुजर जाता है, अंगीठी के सामने, लेकिन कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। आस लगाए हुए बैठे हुए हैं मतलब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब धूप निकले, कब हम रजाई से निकले। एक्चुअली जो बात हो रही है ये सर्दियों की बात हो रही है। सर्दियों में ही तो लोग हाथ तापते हैं। तो खिचड़ी का जो त्यौहार है ये सर्दियों में ही आता है, जनवरी फरवरी के आसपास ही आता है, और ये बिहार में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूरज बाहर निकलेगा और हम अपने बिस्तर से बाहर निकलेंगे। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब ये तो आप समझ ही सकते हैं,
10 दिनों से सूरज जो है निकला नहीं है, और लोग जो वहाँ पे हैं वो सूरज निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आस लगा के बैठे हुए हैं ताकि सूरज निकले और हम भी घर से बाहर निकलें और हमें भी गर्माहट मिले। नहीं तो वो तो सारा सारा दिन जो है बोरसी के सामने बैठे रहते हैं, मतलब अंगीठी के सामने बैठे रहते हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही हलचल अब पता चल रही है। तो लोग क्या है, अभी रजाइयों के अंदर घुसे हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं लग रहा है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब कुछ लोग होते हैं जिनको मजबूरी में उठना ही पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, उठ के अपना घर का काम काज करते हैं, तो हलचल होती है। तो उस हलचल से जो है लेखक को पता चल रहा है कि हाँ, अब जो है घर के लोग उठ गए हैं और घर में कामकाज हो रहा है, हलचल हो रही है। रह रह कर कानों में भी चांपा काल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द का यूज़ किया गया है, चांपा काल। अब ये चांपा काल क्या होता है, बिहार के स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन बाकियों के लिए मैं बता देता हूँ। चांपा काल एक तरह से नल होता है जिसमें से पानी निकलता है, और ये ऐसा नल होता है जिसको हमें हाथ से चलाना पड़ता है। इंग्लिश में इसको हैंड पंप बोलते हैं, तो बिहार में इसको चांपाकल बोलते हैं। तो जो लेखक है अभी रजाई में घुसा हुआ है और चांपाकाल की चलने की आवाज़ जो है उसके कानों में रह रह कर जो है गूंज रही है, पड़ रही है, और पानी के गिरने की आवाज़ भी आ रही है, और कभी तो किसी के हाँक लगाने की आवाज़ भी आ रही है। हाँक लगाना मतलब किसी को बुलाना, ज़ोर से बुलाना। जैसे आप बच्चे जो हैं, अगर कोई एक घर में बैठा है कोई दूसरे घर में बैठा है, तो अगर बच्चा दूसरे घर में किसी को आवाज़ लगाता है, माँ को आवाज़ लगाता है, तो उसको बोलते हैं हाँक लगाना। तो बाहर होंगे लोग जो हाँक लगा रहे हैं एक दूसरे को, तो वही बोला है उसने कि लोगों के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ किस तरह की आ रही है, किस तरह की हाँक लगाई जा रही है, वो हम देखते हैं। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। देखिए ये बिल्कुल ही बिहारी भाषा यहाँ पे यूज़ की गई है। जो वहाँ पे लेखक जिनकी बातें सुन रहा है बाहर, जो कि बाहर अपना कामकाज कर रहे हैं, तो वो अपनी बिहारी भाषा में बात कर रहे हैं। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। इसका मतलब ये होता है कि जा भाग के देखो कि जो केले के पत्ते हैं वो आए कि नहीं। केरा मतलब केले, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, केरा मतलब केले। उसके बाद में वह बोलते हैं, आज आई के लोगों के उठे के नईखे का। तो ये भी बिहारी का शब्द है। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, लेकिन आई एम श्योर जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश होंगे कि हाँ हमारी भाषा बोली जा रही है। हमारी भाषा को जो है इस हिंदी की बुक में जो है हमारी भाषा को दर्जा दिया गया है। तो आइए समझते हैं क्या लिखा गया है। आज आई लोग के उठे के नहीं के का। इसका मतलब ये होता है कि आज आप लोगों के उठने का मन नहीं है क्या, ये है। तो बोल जल्दी तैयार होखस। तो उनको वो जो भी बाहर बातें चल रही हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनको बोलो जल्दी से तैयार हो जाएं, क्या वो उनका उठने का मन नहीं है क्या। तो आगे क्या है, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाची ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और वो कुर्ता पहना हुआ है। अब जो लेखक है वो रजाई के अंदर बैठा हुआ था, सबकी बातें सुन रहा था, और ये जो ताने हैं ये भी सुन रहा था। तो उसने क्या किया कि भाई अब तो भाई उठने में ही भलाई है, उठ जाते हैं। तो लेखक क्या है, नहा धो करके जो है अपने कमरे से बाहर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, और ये बता वो बाहर आके क्या देखते हैं लेखक जो हैं, दादा और चाची ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। वो अब दादा और चाचा की बात कर रहा है कि उन्होंने किस तरह के धोती और कुर्ते पहने हुए हैं। तो किस किस तरह के पहने हुए हैं, माड़ लगी हुई धोती। माड़ लगी हुई धोती, माड़ भी एक बिहारी शब्द है। तो माड़ का मतलब ये होता है कि जो चावल होते हैं, तो चावल को जब हम पका लेते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है, वो उस पानी को जो है वो क्या करते हैं कि धोती और कुर्ते में लगा देते हैं ताकि जो है वो थोड़ा कड़क हो जाए। धोती कुर्ता वैसे तो बहुत नरम होता है पहनने में, लेकिन जब पहन पहन के घिस जाते हैं, थोड़े बहुत ही नरम से हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि चावल का पानी लगा देते हैं, यानी कि माड़ लगा देते हैं उसके ऊपर।
तो उस तरह के धोती कुर्ता पहनने पे जो है बहुत चकाचक हो जाते हैं और बिल्कुल माड़ की तरह हो जाते हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखी नी, सारा देह कनकना देता। तो फिर से ये बिहारी लाइन है। तो इसमें वो ये सुन रही है लेखक कि खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखी। मतलब खिचड़ी ये उनका वहाँ पे त्योहार है। वैसे तो खिचड़ी खाने वाली होती है, लेकिन ये खिचड़ी वहाँ पे त्योहार की तरह मनाई जाती है। जब वहाँ बिहार में एक खास तरह का त्योहार होता है तभी ये खिचड़ी बनती है वहाँ पे। बहुत खास तरीके से इस खिचड़ी को बनाया जाता है और सब लोग इसको त्योहार की तरह खाते भी हैं। तो वो लेखक जो है वो कह रहे हैं कि खिचड़ी में ऐसे ठाड़ हमने पहले कहीं नहीं देखा। और बाद में कह रही है कि सारा देह कनकना देता है। मतलब देह कना कनकना देता है, मतलब कि देह कंपा देता है। देह मतलब शरीर, शरीर जो है कांप जाता है, ऐसी ही है खिचड़ी। तो ये चीज़ जो है पापा ने बोली। तो शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो उन्होंने बोला कि आज धोती में कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। अब ये मचिया जो होता है, मचिया भी बिहारी वर्ड है। तो मचिया का मतलब होता है एक तरह से मांचा, कोई छोटा सा मांचा जिसके ऊपर जो है खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई थी। खादी की साड़ी कैसी होती है? कॉटन। तो कॉटन जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड कॉटन होता है, थिक मोटा कॉटन होता है। तो इस तरह के कपड़े को हम खादी का कपड़ा बोलते हैं। तो इस तरह की साड़ी पहनी हुई जो है दादी वो बैठी हुई थी बाहर। तो आगे क्या है, आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। तो लेखक जो लेखक बाहर देख रहा है वो सब चीज़ें जो हैं लेखक इस किताब में लिख के हमें भी बता रहा है कि उसने क्या क्या देखा खिचड़ी के त्योहार पे। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। अब ये दादी के बारे में लेखक बात कर रहा है कि एक तो दादी जो है सफ़ेद खादी वाली साड़ी पहन के मचिया पे बैठी हुई है, मांचे पे बैठी हुई है। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उनके बाल जो हैं सफ़ेद। अब दादी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, तो बाल तो सफ़ेद होंगे ही होंगे। लेकिन झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, ये क्या होता है कि उनके सेमल एक तरह का फूल होता है, ये भी बिहार में ही होता है। तो उसमें से एक तरह से रुई निकलती है। तो उस तरह से जिस तरह की वो सफ़ेद रुई होती है सेमल के फूल में, उसी तरह के दादी के हल्के फुल्के बाल भी थे। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ पे जो है लेखक ने थोड़ा गौर किया है। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। तो ये बात तो जाहिर है दोस्तों कि वो बूढ़ी हैं, उनके बाल सफ़ेद हैं, तो कोई काला बाल तो नज़र आएगा नहीं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। लेखक ने ये मन में यही सोच रहा है कि आज तो दादी बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। तो सबसे पहले तो उन्होंने तिल, मीठा, गुड़, ये चावल, ये सब चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी किसी को दान देने के लिए। दान देना मतलब कोई चीज़ देना और उस चीज़ के बदले में कुछ ना लेना, तो उसको बोलते हैं दान। तो वो उन्होंने दान दिया है। और दादी ने बोला था कि उन सभी चीज़ों को जो है छू छू के प्रणाम करना है और उसके बाद में दान दे देना है। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने बताया है, आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। अप्पी दीदी मतलब कोई वहाँ पे बड़ी दीदी को बोल देते हैं कि अप्पी दीदिया, और उसके बारे में बोले बुरी फंसी। अब ये देखते हैं बुरी कैसे फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है। अब चूड़ा दही क्या होता है ये भी बिहार के लोगों को अच्छे से मालूम होगा। चूड़ा दही जो होता है, चूड़ा मतलब बेसिकली पतले पतले से होते हैं, चावल के बने होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। तो इनको दही में मिला के खाया जाता है। तो इसका वो नहीं है। तो ये, लेकिन ये दही में मिला के खाने वाली जो रस्म है बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप भी कभी ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा डाल के खाने में बहुत अच्छा लगता है ये।
और पसंद है, और ना ही खिचड़ी। अब जो अपी दीदिया बुरी फंसी थी उसके बारे में जो बात कर रहे थे, उसको तो ना तो दही चूड़ा पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। अब यह भी बात है कि खिचड़ी का त्यौहार है, तो जो बना होगा वही खाना पड़ेगा। कोई फरमाइशी आपको पराठे वाठे तो मिलेंगे नहीं, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, अभी गया से आए तिल को मैं समझाता हूँ आपको। गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब गया जो है वो एक ज़िला है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। गया जो है ये बिहार का एक ज़िला है। तो वहाँ के जो तिल हैं वो बहुत ही फेमस हैं। तो वहाँ पे उनके घर पे आ रखे होंगे, गया ज़िला से तिल आ रखे होंगे। तो उसके जो हैं उन्होंने वो बना रखे होंगे, लड्डू बना रखे होंगे, या उसकी चिक्की भी बनती है तो चिक्की बना रखी होगी। तो देखिए, चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया, तो उन्होंने खाया होगा। खाने में अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी। अब ये जो कहानी की लेखक हैं ये एक फीमेल है, ठीक है, एक महिला है जो ये सब उन्होंने जो भी खिचड़ी के त्योहार पे देखा है उसको बयां कर रही है इस किताब के माध्यम से, कि खिचड़ी में क्या क्या होता है बिहार में। तो अभी हमने देखा, गया जिला से जो गुड़ के वो तिल वगैरह आ रखे थे वो सब चाव से खा रहे थे। खाते खाते वो सोच भी रही है जो लेखक है, कितनी अलग है ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी के सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। टापू पर बालू मतलब रेत, और टापू मतलब नदी का किनारे को ही इन्होंने टापू बोल दिया है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो पतंग उड़ाया करते थे। ये जो खिचड़ी का त्यौहार है, इस त्यौहार में बेसिकली लोग पतंग ही उड़ाते हैं और दही चूड़ा भी खाते हैं। इसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत में जाएंगे तो इस मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से भी जानते हैं। अगर आप पंजाब साइड चले जाएं तो वहाँ इसको बैसाखी के नाम से लोहड़ी के नाम से जानते हैं, लोहड़ी। तो अभी लेखक क्या बोल रही है, बैठकर नदी की सैर वगैरह करते थे, बालू पे दौड़ लगाते थे, पतंग उड़ाते थे या उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदी और आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। अभी वो बयां कर रही है अपने टाइम की बात की, जब हम स्कूल में थे तो तब खिचड़ी कैसे बनाई जाती थी। तो वो बता रही है कि सब लोग, ये जो जिनका भी उन्होंने नाम लिया है, गुरुजी, विमला वगैरह का, आनंद जी का, झिलमिट का, तो ये सब जो थे एक बड़े से कढ़ाई में जो है सब लोगों के लिए खिचड़ी बनाया करते थे, ईंट से बने चूल्हे पे। आजकल तो मॉडर्न चूल्हे आ गए हैं, गैस पे चलने वाले चूल्हे आ गए हैं। पहले ईंट से लोग चूल्हे बनाते थे, उसमें लकड़ी के टुकड़े डाल करके उनको जलाया जाता था और फिर बड़े बड़े कढ़ाई रख के खिचड़ी बनाते थे। तो यही चीज़ जो लेखक है वो बता रही है। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। अब लेखक कह रही है कि हम भी जो है पतंग उड़ाते उड़ाते बीच में थोड़े रेस्ट लेते थे, और जो रेस्ट लेते लेते जो है हम मटर और प्याज छीलने भी बैठ जाते थे। मतलब वही उनकी हेल्प करवाते थे। वैसे खिचड़ी पर दोबारा खाने को नहीं मिली। अब वो उसको याद आ रही है उस तरह की खिचड़ी की, कि उस तरह की खिचड़ी जो है हमें दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है। अब वो ये कह रही है कि खिचड़ी हम चाहे के कैसे भी मनाएं, चाहे अपने दोस्तों के साथ मनाएं, चाहे हम अपने घर वालों के साथ मनाएं, अपने किसी पड़ोसियों के साथ मनाएं, लेकिन ये है तो खुशियों का त्यौहार ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने जिक्र किया है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था पाठ के, कि जब जनवरी और फरवरी का समय होता है तो भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार तो होता ही है। कोई फसलों के त्यौहार कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पे खुशी बांटता है, तो कोई कुछ लोग इस उम्मीद में से खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा।
अब जैसे आपको पता है दिसंबर जनवरी फरवरी में जो है बहुत ठंड होती है, तो लोगों को खुशी दो तरह से होती है कि एक तो उनकी फसल कट जाती है, फसल कटने से जो है उनके पैसे आते हैं, घर में खुशहाली आती है। दूसरा पाला भी कम हो जाता है, पाला मतलब ठंड, सर्दी, तो सर्दी भी कम हो जाती है जैसे जैसे जनवरी आती है फरवरी आती है। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी, तो लोगों को इस बात की भी खुशी होती है कि अब हमारी जो फसल है तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, सूरज भी निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादातर सूरज निकलता ही नहीं है ना उत्तरी भारत में। तो आगे देखते हैं, सभी प्रांतों और कुछ इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो वही है कि जो फसल वो इतने इतने महीनों से जो वो मेहनत कर रहे थे, फसल को उगाया, उसको उसको पोषण दिया, तो जब वो घर कट के घर में आती है तो उसी खुशी का इजहार करते हैं। तो उसी तरह से जो है लोग उस त्यौहार भी मनाते हैं उसी खुशी को इजहार करने के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। अभी दोस्तों जो मैंने बताए हैं, जितने भी राज्यों के नाम बताए हैं, जैसे कि बिहार मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति बोलते हैं या तिल संक्रांत बोलते हैं, असम में बिहू बोलते हैं, केरल में ओणम बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व बोलते हैं। तो ये सारे जितने भी पर्व मनाए जा रहे हैं हमारे इन देश के राज्यों में, वो सारे पर्व जो हैं फसलों से जुड़े हुए हैं, फसलों से जुड़े हुए हैं और उसको त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। तो मेन जो इस चैप्टर में था यही बताने वाला था। इन्हें जनवरी में मध्य अप्रैल तक इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक जो है, अप्रैल मिड अप्रैल तक इसको अलग अलग समय तक लोग जो है अलग अलग राज्य इसको मनाते हैं। कोई जनवरी में मनाता है, कोई फरवरी में, कोई मार्च में और कोई अप्रैल में। जैसे पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में जो है अप्रैल में मनाया जाता है लोहड़ी। उस समय जो है गेहूं की फसल कटती है, तो लोगों को बहुत खुशी होती है किसानों को, तो वो इसको इस पर्व को मनाते हैं, लोहड़ी को मनाते हैं। फिर पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा इस बारे में। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। संथाल लोग फरवरी मार्च में और ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी वो लोग होते हैं जो कि मेन सोसाइटी में नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। वो उनके पास कोई ज़्यादा सुख सुविधा नहीं होती है, इस तरह से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को हम आदिवासी बोलते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा सजावट वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ प्रकृति की जो है पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का एक पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, अब देखिए ढोल मंजीरे क्या होता है। ढोल मंजीरे मतलब ढोल ढोल जो हम पीटते हैं, तो उससे एक आवाज़ आती है, तो उसको एक खास पैटर्न में जब बजाया जाता है तो बहुत ही अच्छी आवाज़ निकल के आती है। तो स्त्री पुरुष जो है ढोल मंजीरे बजाते हैं। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया जाता है। तिलकुट मतलब ये कह लो कि उसका तिल से बना होता है, एक चिक्की होती है, पंजाब में तो इसको गजक के नाम से बोलते हैं। मूंगफली की गजक होती है, तिल की गजक होती है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे गुड़ और चीनी की जो है तिलकुट बोला गया है, इसको तिलकुट को बड़े चाव से खाया है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। तो ये तो हाँ, तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि लोग स्त्री पुरुष जो है ढोल मंजीरे बजाते हैं, जैसे कि आप इसे इस इमेज में, इस फोटो में देख सकते हैं
कि ये ढोल किस तरह के होते हैं। फिर दूसरे लड़के ने मंजीरे भी पकड़ रखे हैं, वो भी छन छन की आवाज़ आती है उनमें। फिर जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी इसमें भाग लेती हैं और अपना एक नृत्य जो है वो पेश करती हैं। अपना जो लोक नृत्य है, वहाँ का लोकल नृत्य होता है, हर राज्य का अपना अपना, वो पेश करते हैं। तो लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, ये सब चीज़ें जो हैं लेखक को बहुत याद आ रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं लेखक ने और क्या क्या ऑब्जर्व किया है और क्या क्या किस किस चीज़ों की उसको याद आ रही है। लिपे पुते करीने और बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य कर रहे हैं। तो कुछ राज्यों में, खासकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में, ये डांस करते हैं कि एक दूसरे की कमर में डाल के सब एक घेरा बना लेते हैं और नृत्य करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसने देखी। फिर आगे क्या है, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। देखिए, एक तो वो त्यौहार मना रहे हैं, दूसरा उस उनके त्यौहार मनाने से एनवायरनमेंट को भी, जो प्रकृति है उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। उल्टी का प्रकृति का फ़ायदा ही हो रहा है कि वह अगले दिन घर घर जाते हैं और वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा के आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से ही लोगों को अपना त्यौहार मनाना भी चाहिए। और ये जो लेखक ने ऑब्ज़र्व किया है, जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वही चीज़ हमें बता रही है। और जो भी लेखक हमें बता रही है उसके उसमें से हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि ये पेड़ लगाना, जब कोई त्यौहार हो उस पर पेड़ लगाना, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए सीखने वाली चीज़ें हैं। तो हम आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अगले दिन नृत्य करते हुए घर घर जाके फूल पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। तो कुछ लोग जो है घर घर जाके जो है चंदा भी मांगते हैं। चंदा, अगर उनको लंगर लगाना है, लोगों को खाना खिलाना है, मंदिर में वो करवाना है, तो चंदा मांगते हैं। उस चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं बेसिकली। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि चंदे में क्या मांगते हैं। मुर्गा, चावल और मिश्री। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ बात कर रहे थे कि चंदा मांगने की प्रथा है वहाँ पे, तो मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। वहाँ का एक लोकल फूल होता है, सरई का फूल होता है, तो वो लोग वहाँ पे पहनते हैं। उसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो जिस दिन से वो सरई का फूल पहन लेते हैं, तो उसी दिन से जो है वो अपना चौथे पाँचवें दिन से जो है वसंत ऋतु मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे अब वसंत ऋतु आ चुकी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो जब वो धान की पूजा कर लेते हैं, फिर उसमें आशीर्वाद दिया जाता है उस धान को, तो उसमें से कुछ धान बचा के रख लिया जाता है जो कि आगे चल के फिर से बोया जाता है। तो आशीर्वादी धान अगली फसल में फिर से बोया जाता है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल होता है। मैंने आपको बोला था पोंगल होता है, तो के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। तो वही है, जब उनकी फसलें कट जाती हैं, घर पे आ जाती हैं, तो वो इसको एज अ त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार को हम पोंगल बोलते हैं। और पोंगल कहाँ पे बोलते हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं। तमिलनाडु मतलब ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसको तमिलनाडु हमारा है। तो ये भारत के दक्षिणी हिस्से में तमिलनाडु राज्य पाया जाता है। वहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, ये उनकी प्रथा है वहाँ पे, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डाल के उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी भी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। इस मटका दिन में 10:30 12 बजे तक धूप में
रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया जिसको बोलते हैं, के स्वर सुनाई देते हैं। तो बेसिकली वही है, मटका है जिसमें चावल दूध वगैरह डला हुआ है और उसके आसपास में जो है एक हल्दी जो है जिसको शुभ माना जाता है वो बांध देते हैं। और उसके बाद में उसको 10-12 बजे तक जो है कड़ी कड़क धूप में रखा जाता है, जिससे उस चावल और दूध में उफान आ जाता है। तो जैसे ही उफान आता है तो सब उसको अपनी भाषा में पोंगल पोंगल बोलते हैं। पोंगल पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आना। तो ये भी एक खिचड़ी का ही त्योहार है, बस नाम अलग है। जैसे हमारा राज्य अलग हो जाता है तो उसी सेम त्योहार का नाम भी अलग हो जाता है। दूसरी ओर गुजरात की बात कर लें तो वहाँ भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़रें उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग तो उड़ाता ही है। तो इसलिए जो है पतंग का पर्व भी बोला जाता है मकर संक्रांति को, ये गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य हमारा कहाँ पड़ता है? हमारा यहाँ पे पड़ता है। ये जो ये जो ग्रीन हो रखा है ये हमारा गुजरात है। तो ये गुजरात हो गया, ये हमारे पाकिस्तान की सीमा के साथ भी सटा हुआ है। तो आगे क्या लिखा है? हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इतनी पतंगे उड़ाई जाती हैं गुजरात में कि सूर्य तक भी ढक जाता है। तो उसके बाद में क्या बोला गया है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ेगा। वो इसलिए पार्ट को हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है और इसकी वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो लंबी ना हो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पार्ट को अभी यहीं पे रोक रहा हूँ। इसका जो आगे का ये जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है आप अपना पार्ट जो दोबारा से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शायद आप इतना ज़्यादा एक ही टाइम पे ग्रैब ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो आप वहाँ से जो है बाकी का चैप्टर जो बचा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो। थैंक यू।